दोस्तों, आप सभी ने ये तो जरूर सुना होगा, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान का संरक्षक। किसे कहते हैं हम कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, जो कि हमारे देश की एक प्राइम बॉडी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का क्या है? वो एक कस्टोडियन है, हमारे संविधान का संरक्षक है। ठीक है, एकदम सेपरेट आपकी बॉडी होती है जुडिशरी। ठीक है, जिसे आप जुडिशरी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक सबसे बड़ी हाईएस्ट पोस्ट होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, और करंट में जो अब हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं यू ललित जी, तो उनके बारे में आज इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप ये दो फोटोज़ देख रहे हैं। एक फ़ोटो में उदित आपका मतलब एक फ़ोटो में हमारे होने वाले चीफ जस्टिस जी हैं। ठीक है, जो कि आपका कौन है? उदित यू ललित जी हैं, जो 49th आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी बनेंगे। ठीक है, बने नहीं हैं, इनके लिए सिफारिश हो गई है, रिकमेंडेशन हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है रमन सर हैं, जो कि अभी करंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने इनके लिए ही रिकमेंडेशन बेसिकली दी है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रिकमेंडेशन इन्होंने क्यों दी है, क्या प्रोसेस होती है। देखिए, जो करंट में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब उनका टेन्योर यानी कि जो उनका कार्यकाल है, जब उसकी समाप्ति हो जाती है, तो उस समाप्ति से आपका पहले यानी कि 1 महीने पहले उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें कोई एक नाम देना पड़ता है जिसको वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, और वो नाम जो होता है वो हमेशा वरिष्ठ न्यायमूर्ति का ही होता है। तो यहाँ पर रमन सर ने जो नाम दिया है वो दिया है आपका उदित यू ललित का। ठीक है, यानी कि ललित जी का इन्होंने नाम दिया है, जो कि अभी हमारे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका इनकी इन्होंने बेसिकली सिफारिश करी है। अब ये सवाल आता है कि सिफारिश किससे करी है इन्होंने? तो गाइस, यहाँ पे पता होना चाहिए, रमन जी ने बुधवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय के एक संदेश के जवाब में ललित जी का नाम दिया है, जिसमें अगले सीजीआई का सिफारिश की मांग करी गई। इन्होंने ये कहा है कि इनके बाद जो बनेंगे, और ये सिफारिश कब की जाती है, वो आपके नए इनके टेन्योर से आपका 1 महीने पहले ही बता दिया जाता है। ठीक है, तो 30 दिन का समय होता है। ठीक है, ललित जी का कार्यकाल 3 महीने से कम का होगा, मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए बन रहे हैं। इससे पहले ये दूसरे ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये होंगे जो कि इतने छोटे टर्म के लिए बन रहे हैं। पहले बार कौन बने थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहली बार सिकरी साहब बने थे, जो 1971 में बने थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना, पहली बार सिकरी साहब बने थे जो 1971 में बने थे, और बहुत ही छोटे टर्म्स के लिए। वो 1971 टू 1973 के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। ललित जी को अगस्त 2014 में सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी, 2014 में। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी बेसिकली अब रह चुके ही कहेंगे हम लोग, है ना। तो जिनकी नियुक्ति 2014 में हुई थी। उसी के साथ साथ अभी तक आपका वरिष्ठ न्यायाधीशों को ही सीजीआई नियुक्त किया जाता है। मतलब देखिए क्या होता है ना, कि आपका जो करंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनसे एक नाम मांगा जाता है, नाम, कि आप किसकी रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो ये आपका जो प्रचलन चलता आ रहा है, पहले से ये चलता आ रहा है कि हमेशा याद रखेगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही सीजीआई नियुक्त किया जाता है और उन्हीं का ही नाम रिकमेंड किया जाता है। पर भारत में 2 बार ऐसा भी हुआ है, जब वरिष्ठ आपके न्यायाधीशों को छोड़कर दूसरे न्यायाधीशों को भी बनाया गया, मतलब दूसरे किसी न्यायाधीश को भी बनाया गया है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ जब ये नाम चुन लिया जाता है या सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर ये नाम किसके पास जाता है? ये नाम हमारे लॉ मिनिस्टर जो करंट में किरण रिजिजू हैं, उनके पास जाता है। प्रधानमंत्री जी के पास ये नाम जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट फाइनल अप्रूव होता है वो देश के प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। यानी कि हमारे देश के प्रेसिडेंट अभी करंट में आपका द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, तो जो अभी सिलेक्ट हुई हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब
मतलब बहुत ही प्रेरणादायक भी हैं, नो डाउट। ठीक है, तो आपका जो प्रेसिडेंट होंगे वो उनको अंतिम मंजूरी देते हैं। ठीक है, तो अंतिम मंजूरी देने का काम तो प्रेसिडेंट का ही होता है, पर नाम की सिफारिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। फिर ये बात आपका जो हमारे लॉ कानून मंत्री होंगे, कैबिनेट यूनियन कानून मंत्री होंगे किरण रिजिजू जी, ठीक है, उनके पास जाएगी। फिर ये बात आपका उनके साथ आपका प्राइम मिनिस्टर जी को बताई जाएगी, जो करंट में ऑनरेबल नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। उसके बाद फाइनल अप्रूवल होती है प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है गाइस, ये बात मैं बता दूं, यहाँ पर यही चीज लिखी गई है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री उचित समय पर अगले सीजीआई की नियुक्ति के लिए भारत के निवर्तमान का मतलब वर्तमान सीजीआई की सिफारिश की मांग करते हैं। इसके बाद आता है सीजीआई की सिफारिश प्राप्त होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री, न्याय मंत्री, ठीक है, न्याय मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश करेंगे। जो केंद्रीय कानून मंत्री, पहले क्या किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसको सिफारिश करी, उन्होंने यूनियन का लॉ मिनिस्टर को सिफारिश करी। लॉ मिनिस्टर ने क्या करा, ये लॉ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री जी किसके बाद, प्रधानमंत्री जी सलाह देंगे किसको, आपका राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति उसके बाद हमारे जो ये बनते हैं उसे हम आपका MOP कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये जो आपका तीनों ये बॉडीज ये दिखाई, ये क्या कहलाती हैं, ये MOP कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। यानी कि पहले आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद आपका यूनियन मिनिस्टर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, देन उसके बाद प्रेसिडेंट। और इस पूरे प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम MOP, यानी कि M फॉर मेमोरेंडम, O फॉर आपका प्रोसीजर, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, P फॉर प्रोसीजर, तो इसे हम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बेसिकली कहेंगे। ओके, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो चलो अब बात आती है कि न्यायाधीश की योग्यताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो न्यायाधीश, मतलब ये न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो भारत के नागरिक होने चाहिए, पहली फीचर क्या होनी चाहिए, और योग्यता भारत के नागरिक, भैया भारत के नागरिक होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी होना चाहिए। ठीक है, या तो वो उत्तरोत्तर हो सकता है, यानी कि अपर कोर्ट भी हो सकता है, या वो आपका हाई कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम उन्हें 5 साल का होना चाहिए, उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है, 10 वर्षों के लिए उसे उच्च न्यायालय, यानी कि 10 ईयर्स के लिए आपका उच्च न्यायालय की अधिवक्तता उनके अंदर होनी चाहिए, मस्ट भी। अगला आता है, उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति जी के भी फेम्स में उन्हें रहना चाहिए, मतलब उनके अनुसार, राष्ट्रपति के अनुसार प्रतिष्ठित न्यायवादी होना अति आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान में कितने साल का प्रावधान होता है, तो आपका संविधान में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। न्यूनतम बोले तो मिनिमम एज कितनी होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और देखेंगे। अगला आता है शपथ, यानी कि ओथ, यानी कि जो ओथ होती है, यानी कि जो शपथ लेते हैं, वो बेसिकली उसके बारे में हम देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। ये शपथ आप राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष भी ले सकते हैं, या राष्ट्रपति ने जिसको भी, ठीक है, वो किया है उनके समक्ष। तो शपथ क्या होती है, देखिए शपथ के शब्द हम नहीं बदल सकते। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता का अनुसरण करूंगा, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का बिना किसी भय और पश्चाताप, अनुराग व द्वेष के पालन करूंगा, संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। ठीक है, तो ये एक शपथ प्रोग्राम होता है, शपथ ली जाती है जो राष्ट्रपति के द्वारा सामने ली जाएगी, या तो राष्ट्रपति के सामने वो ली जाएगी, या राष्ट्रपति जी जिसको नियुक्त करेंगे उनके सामने बेसिक ली जाएगी। अगला आता है न्यायाधीश का टेन्योर कितना होता है। ठीक है, यानी कि उनका कार्यकाल क्या होता है। तो आपको पता है
न्यूनतम एज कुछ नहीं होती है, ठीक है, मतलब संविधान में नहीं लिखी गई। वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकते हैं। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित देखिए 65 वर्ष आपका मैक्सिमम होती है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर त्याग सकते हैं। अगर वो अपनी पोस्ट से त्यागना चाहते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति जी को लिखित पत्र देना पड़ता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया भी जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कुछ भी कोई गलत काम किया है तो संसद के द्वारा भी उन्हें हटाया जा सकता है। तो उनके रिमूवल प्रोसेस में राष्ट्रपति भी उन्हें हटा सकते हैं, दूसरा पार्लियामेंट भी एक मत यानी कि आपका बहुमत के साथ उन्हें हटा सकती है, पर उसके लिए बहुमत चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। एक होता है गाइस यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम जो हम कहते हैं, ये कॉलेजियम सिस्टम वो सिस्टम होता है जब आपके नए प्रेसिडेंट बनने वाले होते हैं तो जो पुराने प्रेसिडेंट होते हैं वो कोई एक नाम रिकमेंड करते हैं 30 दिन पहले, ठीक है, वो नाम रिकमेंड करते हैं 30 दिन पहले, ठीक है। और एक बैठक होती है जिसके हेड होते हैं कॉलेजियम सिस्टम के, ठीक है। जिस दिन वो ये नाम डिक्लेयर करते हैं कि वो क्या नाम डिक्लेयर करने वाले हैं तो वहाँ पे एक बैठक होती है। उस बैठक के जो हेड होते हैं वो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ये एक बस बैठक सिस्टम है जहाँ पे ये आपका किया जाता है, मतलब कि किसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश चुना जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं वो भी देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, ठीक है। न्यायालय के मतलब इसमें 4 आपके वरिष्ठतम मतलब इसमें 5 लोग शामिल होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम, ठीक है, जो भी आपके सीनियर मोस्ट रहेंगे वो शामिल रहेंगे। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायालय के 4 मतलब वरिष्ठतम न्यायाधीशों के द्वारा मतलब न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा नियुक्त किए गए अनुशासित नाम CGI और सर्वोच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित के बाद ही सरकार तक पहुंचता है। पहले एक कॉलेजियम मीटिंग बैठती है, उस मीटिंग में ये निर्धारित किया जाता है कि किस व्यक्ति को मतलब नाम आपका कौन से वरिष्ठ नागरिक मतलब वरिष्ठतम जो भी आपके चीफ जस्टिस रहे हैं मतलब मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना जाएगा, तो ये कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही बताया जाता है। किसको? यूनियन आपका लॉ मिनिस्टर को, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला आता है अदर कुछ फैक्ट्स। संविधान के भाग 5 में 124 से लेकर 147 तक आपका अनुसूचित जाति अधिकार के क्षेत्र से संबंधित आपके सुप्रीम कोर्ट के लॉज दिए गए हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में 2019 के विधेयक में आपका 4 न्यायाधीशों की वृद्धि हुई थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश समेत आपके 31 से बढ़ाकर आपका 34 कर दिए गए हैं, ठीक है। तो 31 से उसे इंक्रीज करके 34 बेसिकली आपका कर दिया गया था। सो वेल आई होप आपको ये मेरी पूरी बात आपका डेफिनेटली क्लियर समझ आ गई है। तो उम्मीद करूंगी कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और हमारे जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं उनके बारे में भी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। तो गाइस अभी इस वीडियो को हम यहीं पे ओवर करेंगे और मिलेंगे आपके साथ अगले किसी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, अगर बहुत अच्छा लगा तो उसे लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।